आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हमारा LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है ज़ीरो बुक के नाम से, इसका आज हमने पढ़ना है कंडक्शन ऑफ हीट। ये आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 157 से बेटा। तो ये कंडक्शन ऑफ हीट जो है, हीट का एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ बहना, या जिस्म का गर्म है तो ठंडा होना, ठंडा है तो गर्म होना। इसमें स्किन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिसने इससे पिछला लेक्चर सुना है ये उससे मिलता जुलता सा है, लेकिन वो थे फ़िज़िक्स के असूल, और ये फ़िज़िक्स के असूल जो है हमारे जिस्म पर कैसे अप्लाई होते हैं तो वो हमने पढ़ने हैं। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि ये हमने पढ़ना क्यों है, कंडक्शन ऑफ हीट, और गुड कंडक्टर क्या हैं हीट के, और बैड कंडक्टर क्या हैं, यानी वो अशिया जिनमें हीट अच्छे से ट्रांसफ़र होती है वो गुड कंडक्टर हो गए, और जिसमें हीट अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होती वो बैड कंडक्टर हो गए। उनके बारे में इल्म लेना है। फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन और इवेपोरेशन पढ़ने हैं हमने। तो ये लेक्चर जो है वो हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम सी बात है, आम सा लेक्चर है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। कोई पूछ सकता है कंडक्शन ऑफ हीट क्या है, तो आपने ये सारा लिख देना है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो ऐसी अशिया जो हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र करती हैं वो गुड कंडक्टर्स कहलाती हैं। द सब्सटेंसेस, वो अशिया एंड दैट कंडक्ट द हीट रैपिडली, जो कि हीट को तेज़ी से कंडक्ट करती हैं, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इनको हम हीट के गुड कंडक्टर्स कहते हैं। और गुड थर्मल कंडक्टर्स, हीट भी थर्म होती है बेटा, थर्म मीन हीट होता है, तो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं या थर्मल गुड कंडक्टर्स हैं। मेटल्स आर कंसिडर्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स जितने भी हैं बेटा हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं, जैसा कि मेटल्स में आपका सिल्वर हो गया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारे बेटा मेटल्स हैं, तो ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं। फिर आ जाएगा बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के जो बुरे कंडक्टर्स हैं वो क्या हैं, द सब्सटेंसेस, वो अशिया दैट कंडक्ट हीट पुअरली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। वो अशिया जो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करती उनको बैड कंडक्टर कहते हैं या इंसुलेटर। अच्छों को कहते थे गुड कंडक्टर, ठीक है, और बुरों को कहते हैं बैड कंडक्टर्स, और दूसरा नाम इनका इंसुलेटर्स भी है। नॉन मेटल जितनी भी होगी, नॉन मेटल में आ गया बेटा लकड़ियाँ वगैरह, कपड़े, हवा, ये नॉन मेटल हैं। कॉर्क आ गया, कॉर्क भी लकड़ी की एक किस्म है। वुड लकड़ी है। रबड़ है, ये सारे बैड कंडक्टर हैं बेटा, वगैरह वगैरह। ETC का मतलब होता है वगैरह वगैरह। आर कंसिडर्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हम इसको ये समझते हैं कि ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। एयर इज़ कंसिडर्ड एज पुअर कंडक्टर दैन लिक्विड, हवा को भी हम पानी की निस्बत बुरा कंडक्टर समझते हैं। एंड सॉलिड्स, और जो सॉलिड्स हैं ठोस चीज़ें हैं वो भी बैड कंडक्टर्स हैं। तो लिक्विड और सॉलिड्स की निस्बत हवा तो सबसे ही बैड कंडक्टर है। लेकिन बेटा ये बैड कंडक्टर होना भी हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बैड कंडक्टर है, बैड का मतलब बुरा ही होता है, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब सर्दियों के अंदर हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे जिस्म और कपड़ों के दरमियान में हवा जो है वो बैड कंडक्टर है, इसलिए वो हमारे जिस्म की हीट को बाहर निकलने नहीं देती, आहिस्ता आहिस्ता निकलने देती है। अगर ये हवा की लेयर ना हो तो आपके जिस्म की हीट फ़ौरन से बाहर निकल जाएगी और आप हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे, शदीद ठंड लगेगी और मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये बैड कंडक्टर होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेंटेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड हीट एनर्जी लॉस्ट। तो टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको मेंटेन रखा जाता है। इसके नतीजे में जो बैलेंस है वो बराबरी बरकरार रहती है, कि जो हीट एनर्जी पैदा हुई है, प्रोड्यूस का मतलब पैदा होना, एंड द हीट एनर्जी लॉस्ट, और जो हीट एनर्जी खारिज हुई है उसके दरमियान में बैलेंस रहता है। जितना हम खाना खुराक खाते हैं बेटा, जब इसकी तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो हीट पैदा होती है। तो हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय 3 वेज। हीट एनर्जी जो जिस्म में पैदा होती है वो 3 तरीक़ों से होती है। ऑक्सीडेशन, जो यानी खाना खाते हैं हम और ऑक्सीजन लेते हैं सांस के ज़रिए, तो वो ऑक्सीजन जाके उस खाने से मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस ऑफ डाइजेशन ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के टिश्यूज़ में वो खाना चला गया और वहाँ पर हाजमे का निज़ाम हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो उससे भी हीट पैदा हुई। फ्रिक्शन ऑफ द ब्लड इन इट्स पैसेज, जब खून की नालियों में बहता है तो उससे जो रगड़ पैदा होती है उससे भी हीट पैदा होती है। थ्रू द ब्लड वेसल, जब वो खून की नालियों से बहता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी के मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो उनसे भी हीट पैदा होती है।
तो ये हीट पैदा होना बड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमें हीट की ज़रूरत होती है। अगर ये हीट पैदा ना हुई तो हमारी मौत भी वाकई हो सकती है। तो स्किन इज़ प्रिंसिपल ऑर्गन इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ बॉडी हीट। तो ये जो हीट तो पैदा जिस्म में हो रही है, लेकिन गर्मियों में हमें ये हीट नहीं चाहिए, कम चाहिए हीट। तो जिल्द जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है जो इन्वॉल्व है किसमें, हीट लॉस करने में। बॉडी की हीट लॉस जो है वो मोस्टली स्किन से होती है, और स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि पूरे जिस्म में हर जगह के ऊपर बाहर जिल्द अल्लाह पाक ने रखी। द बॉडी टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय द हीट। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है हीट के ज़रिए, हीट रेगुलेशंस के ज़रिए। हीट रेगुलेशन सेंटर होता है बेटा, हीट रेगुलेशन सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन में। तो कहता है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है हीट सेंटर से, और हीट रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे मौजूद है, ब्रेन में। और ब्रेन के भी किस पार्ट में है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। जिसने ब्रेन पढ़ा हुआ है बेटा उसको मेडुला ऑब्लंगेटा का पता है, ये दिमाग का हिस्सा होता है, और ये अच्छे से वाकिफ़ होता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर से जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से भी होकर गुजरता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा उसके टेम्परेचर को भांप लेता है। अगर सर्दी लग रही हो तो हीट को बचा के रखने का हुक्म देता है ये, और अगर गर्मी ज़्यादा हो गई अंदर तो हीट को खारिज करने का हुक्म देता है ये। द हीट रेगुलेटिंग सेंटर, रेगुलेशन का मतलब जहाँ लफ्ज़ आ जाए बेटा कम या ज़्यादा करना। हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो है बिकम्स अवेयर, ये वाकिफ़ है ऑफ एनी चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर, कि कोई भी तब्दीलियाँ हों बॉडी टेम्परेचर में, उससे ये वाकिफ़ होता है। बाय टेम्परेचर ऑफ द ब्लड, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर है उसको ये देखता है। पासिंग थ्रू द मेडुला, जो कि मेडुला से गुजर रहा होता है। द नॉर्मल बॉडी इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ विसरा एंड ब्रेन। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है विसरा का और ब्रेन का, विसरा कहते हैं बेटा नीचे वाला धड़, और ब्रेन कहते हैं दिमाग को। ये 97 से 99 फ़ारेनहाइट रहता है, और डिग्री में रहता है 36 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। द सरफेस टेम्परेचर, जो सतही टेम्परेचर है ऑफ द बॉडी जिस्म का बेटा, इज़ यूजली 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर। तो अगर जिल्द के ऊपर देखेंगे तो 4 से 5 डिग्री कम मिलेगा अंदर की बजाय। इसलिए हम बुखार जब भी चेक करते हैं या तो मुंह के ज़ुबान के नीचे थर्मामीटर रखते हैं, या बगल के अंदर, या पखाने वाले रास्ते से, ताकि अंदर का टेम्परेचर हमें मालूम हो। बाहर वाला तो कम ही होगा बेटा। तो ये भी पता चल गया आपको कि बाहर टेम्परेचर कम होता है, अंदर ये नॉर्मल टेम्परेचर की रेंजेस हैं। तो ये लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर, तो ये इंटरनल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री जो है वो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा बाहर का। द टेम्परेचर सेंटर सेंड्स आउट नर्व इम्पल्स, जो टेम्परेचर सेंटर है वो नर्व इम्पल्स यानी दिमागी मैसेज भेजता है टू स्किन, जिल्द को, क्रिएटिंग 2 मेजर चेंजेस, कि वो 2 बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करे। 2 चेंजेस टेक्स प्लेस इन द स्किन आर्ट्रियोल्स, 2 तब्दीलियाँ होंगी बेटा जिल्द के अंदर आर्ट्रियोल्स में। जो खून की नालियाँ हैं उनकी किस्म है बेटा आर्ट्रियोल्स, ये 5 होती हैं बेटा। सबसे बड़ी आर्टरी, उसके बाद आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, और फिर वेन्स। तो ये आर्ट्रियोल्स को, जो जिल्द के अंदर आर्ट्रियोल्स हैं उसके अंदर तब्दीली का मैसेज देता है अंडर कंट्रोल ऑफ वैज़ोमोटर नर्व। और ये किसके कंट्रोल में होती हैं, वैज़ोमोटर नर्व। ये जहाँ नर्व का लफ्ज़ आ जाए ये दिमागी मैसेज लेके आने वाली न्यूरॉन्स हैं बेटा। तो वैज़ोमोटर नर्व का, वैज़ो कहते हैं बेटा आपके खून की नालियों को, तो वो क्या करेगी, वैज़ोडाइलेशन। वैज़ोडाइलेशन का मतलब खून की नालियों को फैला देना, वैज़ो कंस्ट्रिक्शन खून की नालियों को सुकेड़ देना बेटा। अगर हीट ज़्यादा है जिस्म के अंदर तो क्या होगा, खून की नालियाँ वैज़ोडाइलेट हो जाएंगी, और जिल्द के ऊपर जो खून ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और जिल्द के बाहर क्या है, पसीना होता है बेटा, और उससे वो हीट होती हुई हवा में खारिज हो जाएगी, और अंदर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर जो है वो हीट को बचा कर रखना है जैसे सर्दियों में, तो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, और जिल्द की तरफ जो खून का बहाव है उसको कम कर दिया जाता है, ताकि जिल्द के करीब करीब खून आए ना आए, अंदर ही गर्दिश करता रहे, ताकि अंदर की जो हीट है वो बची रहे। अगर ये खून जो है वो जिल्द के करीब आया तो ठंडा होकर वापस जाएगा, जिसकी वजह से मज़ीद सर्दी लग सकती है। तो बड़ा प्यारा निज़ाम है बेटा ये। वैज़ोडाइलेशन और वैज़ो कंस्ट्रिक्शन लिख लेना है। वैज़ोडाइलेशन का मतलब खून की नालियों का फैल जाना, बड़ा हो जाना साइज़ में, और वैज़ो कंस्ट्रिक्शन खून की नालियों का सिकुड़ जाना और साइज़ में छोटा हो जाना। तो इन वैज़ोडाइलेशन, जब वैज़ोडाइलेशन होगी, द आर्ट्रियोल्स आर डायलेटेड, जो आर्ट्रियोल्स हैं वो खुली हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। मोर ब्लड मूव्स इन द आर्ट्रियोल्स, और ज़्यादा ब्लड आएगा आर्ट्रियोल्स में। द स्किन गेट्स हॉटर, जिल्द जो है वो गर्म हो जाएगी। एंड एक्सेस ऑफ हीट इज़ रैपिडली लॉस्ट,
बाई रेडिएशन, और बहुत ज़्यादा जो हीट थी अंदर वो खारिज हो जाएगी रेडिएशंस के ज़रिए। बाय द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि जो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है और वहाँ पसीना होता है, अंदर से गर्म खून आया और पसीने की वजह से ठंडा हुआ और वापस चला गया और हीट बाहर निकल गई। क्योंकि आपने बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ा हीट फ्लोज फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जिस्म जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ बहती है हमेशा। तो आपके जिस्म के अंदर गर्मी है और बाहर पसीना जो है वो जल्द के ऊपर वो उस वहाँ ठंडक है, तो हीट जो है वो ठंडक से होती हुई और माहौल में चली गई। एंड द सब्सिक्वेंट इवेपोरेशन ऑफ द मॉइस्चर, और इसके साथ ही जो मॉइस्चर थी, नमी थी, वो जब इवेपोरेट हुई बुखारात बनकर उड़ा फ्राम द सरफेस, सतह के ऊपर से, ऑफ द बॉडी से पसीना जो आ रहा है बेटा वो उड़ेगा बुखारात बनकर, वो अपने साथ हीट भी ले जाएगा। इन वैजो कंस्ट्रिक्शन, जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होगा यानी जब खून की नालियाँ सिकुड़ेंगी, द स्किन वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, खून की नालियाँ जो जल्द के ऊपर हैं वो सिकुड़ जाती हैं। द ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रियोल्स इज़ रिड्यूस्ड, और इन आर्ट्रियोल से फिर खून की जो सप्लाई है वो कम कर दी जाती है। ऐसा सर्दियों में होता है बेटा, वैसो कंस्ट्रिक्शन सर्दियों में और वैजो डायलेशन गर्मियों में, ये लिख लेना यहाँ पे। द स्किन बिकम्स पेल एंड कोल्ड, स्किन जो है वो पीले रंग की और ठंडी हो जाती है। स्वेटिंग स्टॉप्स, पसीना आना बंद हो जाता है। एंड हीट लॉस इज स्टॉप्ड, और हीट का ज़िया जो है वो बंद कर दिया जाता है। अदर ऑर्गन्स कंसर्न्ड विद हीट एनर्जी इज लॉस आर गेंड बाय द बॉडी बाय 3 प्रोसेसेस, कहता कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो जुड़े हुए हैं हीट एनर्जी से, वो हीट को लॉस करते हैं, खारिज करते हैं या हासिल करते हैं बॉडी के 3 प्रोसेस से। वो कौन कौन से हैं बेटा हम पढ़ के आए हैं पीछे भी, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है और इवेपोरेशन है। ये 4 तरीके हैं, इनसे वो हीट या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कंडक्शन बेटा। हीट ट्रांसफ़र बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ़र जो होती है हीट कंडक्शंस के ज़रिए, इसके अंदर तभी राब्ता ज़रूरी है, यानी 2 चीज़ों का जुड़ना ज़रूरी है। बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान राब्ता ज़रूरी है। द हीट इज़ कंडक्टेड फ्राम वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन, तो हीट जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ चली जाएगी। जैसे हम बुखार के अंदर बेटा ठंडी पट्टियाँ करते हैं, हमारा जिस्म एक ऑब्जेक्ट हो गया और ठंडी पट्टियाँ जो हैं वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों का जब आपस में मिलाप होगा तो गर्म जिस्म से ठंडी पट्टियों की तरफ हीट बहेगी, मूव करेगी, क्योंकि हमेशा हीट फ्लोज फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम कर देगी। तो ये क्या होता है कंडक्शन का अमल। सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट, कुछ अज्जा जो हम पहले पढ़ के आए हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स, और कुछ होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पार्ट, कंडक्शन जो है अहम किरदार अदा करती है बेटा मेंटेन करने में और बॉडी टेम्परेचर को। एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हवा जो है पुअर कंडक्टर होती है हीट की। क्लॉथ्स हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और कपड़े जो हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बाय इनक्लोजिंग अ लेयर ऑफ एयर, क्योंकि वो हवा की एक तह को अपने अंदर क्लोज करके रखते हैं। बिटवीन दैम एंड द बॉडी, यानी कपड़े अपने दरमियान में और बॉडी के दरमियान में एक हवा की तह बना देते हैं। इन कोल्ड डेज, जब सर्दियाँ होती हैं, एज इन्वायरमेंट टेम्परेचर इज़ लोअर, जब माहौल का टेम्परेचर कम होता है, देन बॉडी जिस्म से हीट इज़ लॉस फ्राम द बॉडी टू एक्सटीरियर, तो जिस्म से हीट जो है बाहर जा रही होती है, लेकिन द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द बॉडी एंड द क्लॉथ, लेकिन वो हवा जो ट्रैप हो गई है जिस्म के और कपड़ों के दरमियान में, द रैपिड लॉस ऑफ हीट बाय एक्टिंग एज आ इंसुलेटर, तो ये प्रिवेंट का लफ्ज़ था, प्रिवेंट करती है, बचाती है ये तेज़ी से हीट के ज़िया को, और ये इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। जैसे रज़ाई है, जैसे बेटा गर्म कपड़े ऊन के कपड़े हैं और आम कपड़े हैं, ये क्या करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक हवा को ट्रैप कर लेते हैं दरमियान में। जैसे रज़ाई है बेटा, रज़ाई भी ऐसा ही काम करती है इंसुलेटर का। तो रज़ाई जो है वो बाहर से ठंडक को अंदर आने नहीं देती और अंदर की गर्माहट को बाहर जाने नहीं देती। सेम इसी तरीके से कपड़ों के दरमियान में भी हवा इसी का काम करती है, इंसुलेटर का। द हीट लॉस फ्राम द बॉडी पासेस टू एयर, जो हीट का ज़िया होना था बॉडी से वो हवा के अंदर जाता है, जो हवा ट्रैप हुई है, और फिर फ्राम एयर टू क्लॉथ्स, और हवा से फिर कपड़ों में जाता है, एंड देन टू द इन्वायरमेंट, और फिर माहौल में जाता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हीट ज़ाया होती है। अगर डायरेक्टली आप कपड़े नहीं पहनोगे तो ठंडक आपके जिस्म के साथ लग रही होगी तो तेज़ी से हीट लॉस होगी। द कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स, काटन के कपड़े या ऊन के कपड़े आर आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी हीट के इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इसलिए ये भी आपको गर्माहट देते हैं।
तो सर्दियों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी बेटा सारी की सारी कंडक्शन। फिर आ जाएगी हमारी कन्वेक्शन। हीट लॉस फ्रॉम द स्किन बाय कन्वेक्शन इज़ नॉट ग्रेट। जिस्म से जो हीट कन्वेक्शन के ज़रिए खारिज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ग्रेट नहीं है। हीट लॉस बाय कन्वेक्शन अकर्स व्हेन द लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू द स्किन इज़ हीटेड। हीट लॉस कन्वेक्शन के ज़रिए तब होगी जब बाहर हवा जो है वो गर्म होगी। एज अ हीटेड एयर राइजेज, क्योंकि जो गर्म हवा है बेटा वो ऊपर उठती है। कूलर एयर रिप्लेसेस इट, ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। ड्यूरिंग शिवरिंग, जब आप कांपते हैं। मस्कुलर मूवमेंट प्रोड्यूसेस रैपिड मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट जो है वो तेज़ी से होती है। ऑफ द एयर मालिक्यूल्स, हवा के मालिक्यूल्स की, विच में रिजल्ट इन द रैपिड हीट लॉस, जिसकी वजह से तेज़ी से हीट लॉस होती है। फिर आ जाएगी बेटा रेडिएशन, छुआएँ। मोस्ट ऑफ द हीट लॉस बाय द बॉडी इज़ बाय रेडिएशन। बहुत सारी हीट जो बॉडी से ज़ाया होती है वो छुआओं के ज़रिए होती है। रेडिएशन लॉसेस अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल हीट ऑफ द बॉडी। ये मारूजी बन सकती है। रेडिएशन से आपकी बॉडी की तकरीबन 60% हीट जो है वो लॉस होती है। फिर आ जाएगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहते हैं बुखारात बनकर उड़ना। जो पसीना आता है बेटा उसको स्वेट कहते हैं, या उसको परस्पायरेशन कहते हैं पसीने को। जब वो बुखारात बनकर उड़ता है तो हीट अपने साथ ही ले जाता है। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस, इवेपोरेशन वो तरीकाकार है इन विच जिसमें हाई एनर्जी मालिक्यूल्स एस्केप फ्राम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जिसमें हाई एनर्जी मालिक्यूल भागते हैं किसी भी लिक्विड के आपकी बॉडी की सतह से, और बॉडी इनटू द एटमॉस्फेयर, और बॉडी से फ़िज़ा में चले जाते हैं। तो आपकी बॉडी सतह से बेटा पूरे जिस्म से हीट आई बेटा लिक्विड यानी जो ऊपर पसीना था उसमें, और फिर बॉडी से हवा में यानी एटमॉस्फेयर में चली गई। जिस्म की हीट कम हो गई। गर्मियों के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और बेटा गर्मियों के अंदर जो है बॉडी में खाना खाने से हीट जो पैदा हो रही है तो वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और आपका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हों। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 जो है वो नॉर्मल रहता है अगर आप बीमार ना हों। तो ये हीट लॉस किस तरह से होती है और हीट बचाई कैसे जाती है सारा इसमें बताया जा रहा है। वैन परस्पायरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन इवेपोरेट्स, जब पसीना, परस्पायरेशन और पसीना एक ही चीज़ है बेटा, पी से परस्पायरेशन पी से पसीना, ऐसे याद रख लें। जब परस्पायरेशन यानी पसीना जिस्म की सतह से बुखारात बनकर उड़ता है, इट मूव्स हीट फ्राम द बॉडी, ये बॉडी के अंदर से हीट को मूव कर देता है। एंड प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, और इससे ठंडक का एहसास होता है बेटा। जैसे आपने कभी देखा हो पेट्रोल या सिपरेट डालते हैं हाथ के ऊपर तो ठंडक का एहसास होता है, क्यों? वो उड़ती है बुखारात बनकर, और इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, और इवेपोरेशन से ठंडक का एहसास होता है। तो व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर दैन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जब जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो बैरूनी माहौल से, द आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन डायलेटेड, जो आर्ट्रियोल्स हैं जिल्द के करीब वो फैल जाएंगी। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मोर ब्लड पासेस थ्रू दीज आर्ट्रियोल्स, तो ज़्यादा ब्लड गुजरेगा इन आर्ट्रियोल्स से। इन हॉट ड्राई वेदर, जब खुश्क गर्म मौसम होगा, द परस्पायरेशन प्रोड्यूसेस, जो पसीना उड़ेगा बुखारात बनकर ये पैदा करेगा, द बॉडी इवेपोरेटर्स एंड कूल्स डाउन द टेम्परेचर, ये बॉडी के अंदर से इवेपोरेट कर देगा हीट को और बॉडी को ठंडा कर देगा। इफ़ द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, अगर मौसम गर्म हो और नमी वाला हो जिसको हबस कहते हैं, इवेपोरेशन विल नॉट अकर, ये बुखारात बनकर उड़ने का अमल पसीने का ये नहीं होगा। एज़ द एयर इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद मॉइस्चर, क्योंकि हवा में भी नमी होगी, हबस होगी, तो आपका पसीना जो है वो खुश्क नहीं होगा। देयरफॉर, यही वजह है द पेशेंट विल फील हॉटर, तो मरीज़ को गर्मी महसूस होती है। हबस के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। स्पंजिंग द बॉडी को अगर आप ठंडी पट्टियाँ करें विद आइस वाटर, बर्फ़ वाले पानी की, रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर, इससे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। एंड कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन हो रही होती है जो हम शुरू में पढ़ के आए हैं। सम सब्सटेंसेस इवेपोरेट मोर रैपिडली, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो तेज़ी से हवा में उड़ते हैं देन वाटर, पानी की निस्बत। एंड कूल डाउन द बॉडी मोर रैपिडली, और बॉडी को बहुत तेज़ी के साथ ठंडा करते हैं। एग्जांपल्स कौन सी हैं इसकी? इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल क्लोराइड, ये जहाँ पर इथाइल वगैरह लग जाएगी और अल्कोहल लग जाएगी, ये सिपरेट वगैरह हैं बेटा। आपने देखा होगा सिपरेट जैसे जिस्म पे डालते हैं तो ठंडक का एहसास होता है।
अक्सर औकात किसी ने ये फ़ील किया हो, जब वो खिलाड़ियों को चोट लगती है तो उसको वो एक स्प्रे मारते हैं चोट वाली जगह पे, तो उसमें यही होती हैं इथाइल अल्कोहल या इथाइल क्लोराइड, और वो इंतहाई शिद्दत का ठंडा कर देती हैं, और इतना ठंडा कर देती हैं ठंडक के एहसास से दर्द जो है वो भूल जाते हैं खिलाड़ी, और थोड़ी देर तक खेलने के काबिल हो जाते हैं। फिर मैच के बाद रेस्ट वगैरह करते रहें, तो उसको सिर्फ इतनी देर में ही इसको ये सुकून देना होता है थोड़ी देर तक के लिए। तो ये थी बेटा सारा का सारा हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। इसकी आपको समझ में आ गई होगी कि बॉडी से कैसे हीट बाहर निकलती है और कैसे जिस्म की हीट को सर्दियों में बचा के रखा जाता है। फिर आ जाएगा अगला हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड एंड एनीमा, कि हम आईवी फ्लूइड और एनीमा कैसे देते हैं। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।